गुड मॉर्निंग बच्चों। नीट 26 का पेपर सॉल्व करते हैं हम लोग और देखते हैं भाई पेपर का लेवल कैसा है और आगे जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो इस पेपर में कितना परफॉर्म कर सकते हैं। राइट, तो लेट अस स्टार्ट। और हम लोग इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन टफ हैं, इजी हैं, या जस्ट यूट्यूब में कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अपने आप को जस्ट प्रोपोगेट कर रहे हैं कि पेपर मुश्किल है ऐसे करके। तो देखते हैं, एक रियलिस्टिक व्यू देते हैं इसका। ठीक है, लेट अस ट्राई क्वेश्चन नंबर 1। एसी सोर्स है, दिया हुआ है, व्हाट इज द करंट एम्पलीफाइड इन दिस एम्पलीट्यूड इन दिस सर्किट। करंट की वैल्यू पूछ रहा है तो करंट की वैल्यू होती है V अपॉन Z। अब Z कैलकुलेट कर लो पहले। Z कितना होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। राइट, अगर आप एक्सएल निकालोगे तो एक्सएल दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻³ दिस इज L इज गिवन एंड C एंड ओमेगा इज गिवन एज ओमेगा इज दिस मच ओमेगा, तो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 इंटू 10⁻³ सो दिस बिकम 20 ओम। 20 ओम हो गया एक्सएल और XC हो गया 1/ω/C। सो दैट इज़ 2 इंटू 10⁻³ एंड C की वैल्यू है 25 इंटू 10⁻⁻6। सो ये हो गया 10⁻³ डिवाइड बाई 50, सो 1000 डिवाइड बाई 50 दैट विल बी 20। सो एक्सएल और XC बराबर हो गए, एक्सएल इज इक्वल टू XC हो गया, तो ये रेजोनेंस सर्किट हो गया। आप देखो तो Z की वैल्यू R के इक्वल हो जाएगी। राइट, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। सो I की वैल्यू हो जाएगी, I का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा दैट इज़ V अपॉन V0 अपॉन Z। सो दैट विल बी 220 अपॉन Z की R की वैल्यू 100 है तो 2.2 एम्पियर। सो दैट विल बी आंसर 3। तो फर्स्ट का आंसर 3 आ गया और मैं कहूँगा इसे ये ईजी क्वेश्चन है। थोड़ा टाइम लग रहा है, आपको कैलकुलेशन क्विक करनी होगी, बट क्वेश्चन इज ईजी। अगर आता होगा तो आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन है। ठीक है, आइडियल गैस है, हाफ ऑफ इज अनदर आइडियल, बोला मॉलिक्यूल इज एन आइडियल गैस इज हाफ दैट ऑफ द अदर आइडियल गैस बी, द डायमीटर ऑफ द मीन फ्री पाथ बोला है। मीन फ्री पाथ ए का इज हाफ ऑफ मीन फ्री पाथ ऑफ बी। हाँ ठीक है, द मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√2πd² इंटू NA। राइट, is equal to 1/2 times 1/2 times 1/√2 times pi dB square NA NB. Right, diameter of the is A is twice the diameter of the molecule of B. A का diameter तो इसको मैं पुट कर दूँ 4 और इसको कट कर देता हूँ। ठीक है, ट्वाइस। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ ए एंड बी एन बी एंड एन एंड ए बी रेस्पेक्टिव, तो एन एंड एन बी का कंपेरिजन पूछ रहा है वो। सो अब देखो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। ठीक है, √2 है यहाँ पे, √2 कैंसिल हो गया। नहीं, ये 2 तो वैल्यू हमने रखी है क्वेश्चन के हिसाब से, 2 यहाँ पे आया हुआ है, दिस इज़ 2। राइट, सो 1/4 टाइम्स NA इज इक्वल टू 1 टाइम्स 1/NB. So I will get NB upon NA is equal to NB by 2. So this is the value I'm getting. NA is equal to NB by 2, answer 2. So इस क्वेश्चन के आसान कहूँगा क्योंकि ये एक फार्मूला है, थोड़ा सा अनपॉपुलर फार्मूला है, बट अगर आप तैयारी कर रहे हो नीट की तो आपको ये पता होना चाहिए। इसका आंसर 2 हो गया। राइट, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। सेंट का कॉर्क है जो कि फ्लोट कर रहा है, लिक्विड की डेंसिटी ρ1 है। इफ़ द कॉर्क इज डिप्रेस स्लाइटली एंड रिलीज्ड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन T है। इफ द सेम कॉर्क फ्लोट्स इन अदर लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ2, देन द सिमिलर ऑसिलेशन टाइम पीरियड 2T है। तो ρ2 अपॉन ρ1 का रेशियो पूछ रहा है। तो आपने पढ़ा होगा भाई,
अनबैलेंस फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स बोल लो, रीस्टोरिंग फोर्स एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आती है ए रो जी एक्स आती है। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है ए रो जी अपॉन एम, राइट। आई कैन से दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। सो टी इज प्रोपोर्शनल टू रूट रो, 1 by root rho, right? So T1 upon T2 is equal to 1 by 2, that is rho 1 and this is rho 2. So rho 2 is equal to rho 1 by rho 2 by rho 1 की वैल्यू हो गई 1 by 4. So I am getting answer 2. Question I will take it as easy. फिर से अष्टम का एक क्वेश्चन देखिए, मास ऑफ द पार्टिकल एम, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, एट एनी गिवन इंस्टेंट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज एक्स मीटर एंड द स्पीड इज़ वी। अब बोल रहा है कि वी और ऐसे एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो तो इट इज़ कमिंग एज सर्किल। तो सर्किल का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप का होता है। तो अगर हम वी को लिखें तो ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जिसका मतलब वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अगर ये बेसिकली एक सर्किल का इक्वेशन है, सर्किल के इक्वेशन के लिए कंडीशन है कि ये दोनों बेसिस बराबर होने चाहिए। ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू 1 आ गई। ओमेगा की वैल्यू 1 आ गई तो आप कह सकते हो ओमेगा इज अंडर रूट के बाई एम इज इक्वल टू 1, सो आई विल के से के इज इक्वल टू एम। तो आंसर 4 आ गया। अब मैं इसे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन कहूँगा, दिस इज़ ए टफ क्वेश्चन, क्योंकि नीट के बच्चों को सर्किल का इक्वेशन नहीं पता होता, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं टफ की कैटेगरी में डालूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस है, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल गैस, टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस इज। एडियाबेटिक प्रोसेस में एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, इसका मतलब डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू माइनस डेल्टा यू के बराबर हो गई, दैट इज एन सी वी। मोनो एटॉमिक गैस है तो 3/2 R हो गया, और T2 माइनस T1 तो 50 माइनस 60 एंड दैट विल माइनस साइन। तो ये आ गया एन की वैल्यू 1 मोल गैस दी हुई है, 1 मोल गैस है तो 3/2 R माइनस 10 माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू 10, दैट विल बी दिस इज़ 15 R 15 इंटू R की वैल्यू दी हुई है 8.3, तो 15 8 जा 120 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। सो आई विल रेट इट एज इजी क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फॉलोइंग टेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिया हुआ है एंड देयर करस्पॉन्डिंग एप्लीकेशन। माइक्रोवेव से हम कुकिंग करते हैं, ये तो हमें सबको पता है। अल्ट्रावायलेट रेज फॉर एप्लीकेशन, अल्ट्रावायलेट रेज आप देखोगे वाटर प्योरीफायर में होता है। गामा रेज आप यूज़ करते हो, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल गामा नाइफ होती है। रेडियो वेव्स एम्पलीट्यूड मॉडरेटर एंड फ्रीक्वेंसी मॉडरेटर वे में यूज़ करते हैं। तो P का 2 Q का 1, P का 2 Q का 1 पहला ही आंसर आ गया, आंसर 1। इजी मार्क करेंगे इसे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेकन स्लोली थ्रू इनफाइनाइट थिन ट्यूब दैट इज इनसाइड ए चार्ज डाइलेक्ट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर इन दिस प्रोसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल वर्क डन ऑन द पॉइंट चार्ज इज डिस्पर्स्ड। कितना काम किया भाई आपने, ये पूछ रहा है। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव कर दें, चेंज ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ, के Q1 Q2 इसका चार्ज, इसका रो है तो रो इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, ये आ गया कॉमन, Q भी कॉमन आ जाएगा। दूसरा चार्ज Q है, दूसरा चार्ज यूनिट चार्ज है 1, और ये हो गया 1/3R माइनस 1/2R। सिंपल हमारा काम हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R क्यूब रो, तो दिस इज़ 1/6R, माइनस को प्लस कर देते हैं तो दिस इज़ 4 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 भी आएगा, डेंसिटी है। सो यू विल गेट स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन 18 इंटू रो भी है एप्सिलॉन नॉट, सो दैट विल बी एन की वैल्यू 18 आ गई।
तो अब इसको रेट में थोड़ा सा मुश्किल टाइप करूँगा, टफ पे ही डालूँगा मैं इसे। हालांकि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन उन्होंने रो के टर्म में दे दिया, इसलिए बच्चों को थोड़ा मुश्किल लग सकता है। ठीक है, यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, तो 1 मिनट में क्वेश्चन पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। ए बीम ऑफ लाइट फॉल्स ऑन ए मेटल सरफेस एज द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर जनरेटेड इफ द पावर ऑफ द लाइट बीम स्टार्ट्स टू डिक्रीज लीनियरली। पावर डिक्रीज कर रहे हो आप, ठीक है, टाइम टी। देन द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट आई, आई स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ साथ कैसे वेरी कर रहा है, ये आई का फंक्शन है और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फंक्शन है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में तो कोई चेंज आएगा नहीं, हम यहाँ पे मान रहे हैं कि ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, इसका मतलब h इंटू फ्रिक्वेंसी कॉन्स्टेंट है और एक इलेक्ट्रॉन का एक फोटोन से इंट्रैक्शन होता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज़ नॉट गोइंग टू वेरी, स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन कांस्टेंट। तो हमारे पास इक्वेशन इन दोनों में से एक आ गया, ठीक है। अब आप पावर को डिक्रीज़ कर रहे हो, पावर को डिक्रीज़ कर रहे हो तो नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कम हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कम हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है करंट कम होती जाएगी, तो आंसर हमारा 3 आ गया। तो इजी मैं मार्क करूँगा, लेकिन इनको देना चाहिए था कि जो आप बीम लाइट यूज़ कर रहे हो दैट इज़ मोनोक्रोमेटिक, अदरवाइज़ ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसको आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहीं नहीं लिखा हुआ कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। बोल रहे भाई एक बॉब है, मास एम का, स्ट्रिंग ने, ठीक है, स्ट्रिंग की लेंथ है 10 मीटर, ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कर रहा है। दोनों के मास एम हो गए, एम इसका मास है, एम इसका मास है, दोनों का मास एम है। इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, राइट। कितनी हाइट तक राइज कर जाएगा, तो अब क्वेश्चन में ये देखो कि इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, तो इसकी वेलोसिटी इसके पास आ गई, ये चल दिया 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो ये कब तक ऊपर जाएगा, जब तक कि इसकी हाइट सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट ना हो जाए। mgh इक्वल टू हाफ mv², राइट। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई v²/2g, v दिया हुआ है 10 10 2 10, काट दो 5 मीटर आ गया, सीधा इजी क्वेश्चन आप इसे रेट करोगे, इजी, ठीक है। देख लो, आपको रिजल्ट याद होना चाहिए कि कोलिजन में अगर मासेस इक्वल हैं, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, आपको ट्रांसलेटरी, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में लेना है आपको। तो बोला CP/CV, CP/CV का सीधा फॉर्मूला हमने बताया हुआ है आपको, 4 + F डिवाइड बाय 3 + F, सो दैट इज़ गिवन एज 8/7। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 28 + 7F इज इक्वल टू 24 + 8F। सो F की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन रेट करेंगे इसे हम। इन मेजरमेंट ऑफ विस्कोसिटी, लिक्विड इन टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब स्टोक्स लॉ और थ्योरम है। स्फेरिकल बॉल ऑफ सेम रेडियस बट हैविंग द डिफरेंट डेंसिटी, बॉल की डेंसिटी अलग अलग है, आप ध्यान दो। द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी विद द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज। अब देखो इसमें वैरी क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है डेंसिटी ऑफ द सॉलिड वैरी कर रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³ डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी इज इक्वल टू 6 π η/rv। याद होगा फॉर्मूला ये, η/rv। तो अगर हम देखें इसमें से ρl को कॉमन ले लो, तो हमारे पास v इज इक्वल टू ρs/ρl इंटू ए कॉन्स्टेंट माइनस बी, ऐसा इक्वेशन आएगा। y इज इक्वल टू mx + c, ये x है, ये y है, ठीक है। तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, ग्राफ आपको इस टाइप का मिलता है, राइट। तो अब आप देखो ग्राफ आपको मिल जाएगा इस टाइप का, देखो ये ग्राफ मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, दिस इज़ द ग्राफ यू विल गेट। यहाँ ओरिजिन से पास कर नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। तो ऐसा करते हैं, ρs एंड ρl की वैल्यू 1 कर लें। अगर हम लोग इसको 1 कर दें, दोनों को इक्वल कर दिया, तो v की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो v की वैल्यू अगर हमने इक्वल कर दिया तो v की वैल्यू 0 नहीं, माइनस में होनी चाहिए। तो इसका मतलब
अब देखो अगर दोनों की डेंसिटी इक्वल हो जाएगी तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका मतलब दोनों की डेंसिटी इक्वल होने पे 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, तो आंसर 3 आ जाएगा, राइट। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, मैं इसको टफ क्वेश्चन में मार्क करूँगा, इजी क्वेश्चन नहीं कह सकते आप इस। देखो जिसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगाना है वो बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इन ए सोलर सिस्टम द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द प्लैनेट ट्रेसिंग द सर्कुलर ऑर्बिट टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो सीधा ही 3/2 आ गया। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, सॉलिड स्फीयर ए मास m रेडियस r, सॉलिड स्फीयर बी मास स्मॉल m है, रेडियस स्मॉल r है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कैलकुलेटेड अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए आई ए, इसके अबाउट आई ए है और इसके अबाउट आई बी है। डिफरेंस पूछ रहा है तो आई ए ले लो। आई ए हो गया एम आर स्क्वायर 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, डी आर प्लस आर का होल स्क्वायर। वैसे आई बी अगर आप ले लो तो ये हो गया, इसके अबाउट अगर लेंगे तो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर प्लस आर का होल स्क्वायर। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड प्रोवाइडेड द एक्सिस इज कॉमन, तो ये देखो हमने जो ऐड किया पैरेलल एक्सिस में लगाया है। अब वो कर रहा है आई ए माइनस आई बी, तो आई ए माइनस आई बी लोगे तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा ये m माइनस कैपिटल M r प्लस आर का होल स्क्वायर है, r प्लस आर का होल स्क्वायर, तो ये आ गया। तो इसको मैं मॉडरेट क्वेश्चन कह सकता हूँ, इजी तो नहीं कह सकते आप, इसमें बच्चों की संभावना गलत करने की है, बट इजी पे ही मार्क करूँगा इसे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट दिस, मासेस दिए हुए हैं, एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी इतनी होती है, क्यू वैल्यू। तो अब क्या ऐसा करें कि मासेस में सब्सट्रैक्ट कर लें, जो मास डिफेक्ट आएगा आप देखो 238.234। अब ये तो देखो ये पार्ट तो सीधा ही कैंसिल हो गया, तो ये 0.050 माइनस कर दें, इसको सबसेट कर दिया 0.046 कर दिया, 0.004 आ गया, और एटॉमिक मास यूनिट 931.5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये मेगा में है और इन्होंने दिया हुआ है किलो में, तो 10⁻³ कर दूँ मैं, तो आप इसको हटा दो, 4 × 931.5, 0 2 आ गया, 6 2 और 37, तो 3726, इसको आप इजी मार्क करो, राइट। क्वेश्चन 15 पे आते हैं। कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, इंसुलेटिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r है, r रेडियस का स्फीयर है और इस पे प्लस q चार्ज है, एक यूनिट चार्ज माइनस q विद द मास m इज रीच्ड फ्रॉम डिस्टेंस 3r से आपने छोड़ दिया माइनस q। व्हेन द चार्ज रीचेज द सरफेस ऑफ द स्फीयर इट्स स्पीड इज, एनर्जी कंजर्व कर लें, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी हो जाएगी, k q/3r इज इक्वल टू k q/r माइनस साइन प्लस ½ mv², बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ½ mv² इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2, 2/3, 2/3r हो जाएगा, 1/4πε0 q × q, राइट। सो ये आ गया, इसको कर दो 4 और v² की वैल्यू हो गई, v² की वैल्यू हो गई, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/3πε0, इसी से आपका आंसर आ गया m√1/3πε0। 3 इज़, यहाँ पे 2 भी है, यहाँ पे 3 है, तो ये आपका 1 आंसर आ गया। देखो अब क्वेश्चन में आपका आंसर यहीं पे आ गया, आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से मार्क करो सीधा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, तो मैं इस क्वेश्चन को इजी मार्क करूँगा, टफ नहीं है, पढ़ने में जितना टाइम लगेगा, अदरवाइज़ कैसा क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस करा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। ए एंड बी दो रेजिस्टेंस है, वन ऑफ देम है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड अदर इज़ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एक में ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है, एक में ऐड हो रहा है। करंट थ्रू आई ए एंड आई बी की बात कर रहा है। द इनिशियल टेम्परेचर रेजिस्टेंस इज R0 एज द टेम्परेचर इंक्रीज द करेक्ट ऑप्शन। भाई ये क्या होगा, इसमें टोटल रेजिस्टेंस ए को देख लो, ए को देखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर दोनों का सम करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू 2R0, तो करंट की जो वैल्यू होगी V/2R0, तो इसमें तो कोई वेरिएशन हो ही रहा है, नो चेंज,
नो चेंज मतलब हमारा कौन सा आ गया, इंक्रीजिंग गलत हो गया, कांस्टेंट ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये गलत हो गया, मतलब कि हमारा ऑप्शन 2 और 3 में से एक हो सकता है, राइट। अब आप ये देखो कि ये पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, 1/R0 1 + अल्फ़ा डेल्टा टी और प्लस 1/R0 1 - अल्फ़ा डेल्टा टी। सो जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, R0 1 - अल्फ़ा डेल्टा टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, A + B, ये माइनस वाला फॉर्मूला लगा लो। तो जब आप सम करोगे तो R0 to R0 बचेगा। सो V अपॉन R की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, V/2R, V/2R0, R0 तो बेसिकली कैंसिल हो रहा है, नहीं R0 तो यहाँ पे आएगा ही नहीं, ठीक है। सो V/R0 1 - अल्फ़ा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर। तो अब देखो टेम्परेचर बढ़ने से ये वैल्यू बढ़ेगी, ये टोटल वैल्यू कम होती जाएगी, तो टेम्परेचर बढ़ने से ये वैल्यू बढ़ जाएगी, टोटल वैल्यू कम होगी, तो दिस वैल्यू विल डिक्रीज़, ये डिक्रीज़ करेगा तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आई बी विल इंक्रीज़। तो हमारे पास आंसर 3 आ गया। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन में डालूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। कंडक्टिंग लूप है, एक्स वाई प्लेन में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है, एरिया इज़ दिस मच, द एरिया टाइम के साथ वेरी कर रही है, द फिगर करेक्टली इंडिकेट्स द पावर की बात कर रहा है। तो फ्लक्स निकाल लो, फ्लक्स की वैल्यू हो गई B/A0 1 + sin t, ठीक है। d∅/dt कर देते हैं, d∅/dt आ गया, EMF की वैल्यू आ गई B/A0 cos t आ गया, स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय स्क्वायर R कर देते हैं, तो पावर की वैल्यू आ जाएगी। तो आप ये देखो कॉस स्क्वायर का फंक्शन आ रहा है, कॉस का फंक्शन ऐसा होता है, तो कॉस स्क्वायर का फंक्शन, अब आप ये देखो कि यहाँ पे यूँ ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा और ऐसा आएगा, दिस विल बी द केस, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये आ गया आंसर 4। सो इसको यार इजी क्वेश्चन कहेंगे, बहुत मुश्किल तो नहीं है, बस थोड़ा सा कॉस स्क्वायर का ग्राफ अगर आप ड्रॉ कर पाओ तो, क्योंकि नीट के बच्चे मैथ्स देख के थोड़े से घबराते हैं, इसका मतलब आपको मैथ्स थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन है, दोनों की एनर्जी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मूविंग इन स्पेस, द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ द फोटोन इज़। इलेक्ट्रॉन का हम ले लें, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमारे पास 2m k हो गया। और अगर मैं फ़ोटॉन की बात करूँ तो फ़ोटॉन की हो गया k/c हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन का हो गया, ये फ़ोटॉन का हो गया, दोनों का रेशियो ले लो, तो दोनों का रेशियो लोगे तो c बाहर कर लो, 2m/k आ गया। तो c 3 × 10⁸, 2 9.1 9 × 31 डिवाइड बाय k की वैल्यू दी है 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, तो 1.6 × 10⁻19। सो अब देखो ये 10⁻12 आ गया, 12 को बाहर ले जाओ, 10⁻6 आ गया, 10⁻2 आ गया, तो ये 3 × 10⁻2, ये देखिए 10 आ गया, ये आ गया 16, तो ये हमारे पास अंडर रूट है 3/4 हो गया, तो 9/4, तो 225 आ जाएगा, 225। तो इसको अब क्या कहेंगे, इसको आप इजी क्वेश्चन कह सकते हो क्या, इसको मैं मुश्किल क्वेश्चन में डालूंगा, इजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। देखो स्टीफन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वीन कांस्टेंट, और ये पूछ रहा है ρs/k × b में रिलेशन पूछ रहा है वो। तो ρs हो गया पावर डेसिपेशन पर यूनिट एरिया, टेम्परेचर पावर 4, ये हो गया स्टीफन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, मतलब एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर, तो केल्विन यहाँ पे आ जाएगा। और वीन्स कांस्टेंट इज मीटर इनटू केल्विन, तो मीटर इनटू केल्विन, मीटर इंटू केल्विन को मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो अब k⁻2 आ गया, k⁻2 आ गया, तो ये हो सकता है सही, ये हो सकता है सही, ये दोनों तो गायब हो गए। अब आगे चलते हैं हम लोग, ये देखो ये एनर्जी है, ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है, तो T⁻⁻1 आएगा, T⁻⁻1 और कहीं भी नहीं आ रहा है T⁻⁻1, इसका मतलब आंसर तो मुझे मिल गया। अब ये देखो A है, ये एरिया स्क्वायर और एरिया L⁻⁻1 T⁻⁻1 केल्विन पावर -2, तो हमारा आंसर 3 हो गया।
अब इसको मैं किस लेवल में डालूँगा? क्वेश्चन को टफ लेवल में आप डालेंगे, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। टू प्लेट्स एंड टू वायर्स हैं, एक पे करंट आई फ्लो कर रही है, टू वायर स्पीड। द करंट ए हैज़ ए में 1 है, ए में 1 है, आई है। ए हैज़ ए लीनियर चार्ज लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा एंड लाई ऑन द, ए नीचे पड़ा हुआ है और बी यहाँ पे है एच डिस्टेंस पे। द मिनिमम मैग्नीट्यूड सो ए डजंट राइज ऑन द फ्लोर, इज राइज नहीं करना चाहिए, तो एम जी इधर हो गया और फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इधर हो गया, तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू एम जी। सो ये क्या लिखे हैं, म्यू नॉट आई आई टू आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी एच इन टू एल, ये तो कि फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू एम जी। इसको काट दिया, लेमडा कर दो, एच पूछ रहा है तो एच की वैल्यू हो गई 2 कट गया। अब 2 कट गया, देखो हमारे पास आंसर इस सब में देखोगे तो ये वाला मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे देखो 2 ऊपर आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको आंसर मिल गया। तो लेकिन कैलकुलेट कर लेते हैं, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई लैम्डा जी, ये हमारा आंसर आ गया। सो आंसर इज़ 4। अब देखो आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, आपको तुरंत आंसर पे पहुंचना है। हमारा एम है कि आंसर मार्क करो, नंबर लो। क्वेश्चन नंबर 21 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट रिक्वायर इंडेक्स करेक्शन। इंडेक्स करेक्शन हम लोग यूज़ करते हैं मेजरिंग द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस यूजिंग ऑप्टिकल बेंच, बिल्कुल सही बात है। और कहीं पे आप देख लो रेजोनेंस ट्यूब में तो एंड करेक्शन होता है, वायर इसमें एंड करेक्शन होता है तो इसको भी हटा दो, इसमें कुछ नहीं होता, तो आपके पास आंसर 1 आ गया। इजी क्वेश्चन मार्क करेंगे इसे हम लोग। टू आइडेंटिकल इंडक्टर्स आर कनेक्टेड टू, ठीक है, पी एन क्यू द टाइम वेरिएशन आई दिया हुआ है। द इंड्यूस्ड ई एम एफ बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, इंड्यूस्ड ई एम एफ का फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी। अब ए और बी के बीच में हो गया ये, तो ई क्यू इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ई एम एफ बिटवीन ए एंड बी एट पी फॉर कन्फिग्रेशन पी। कन्फिग्रेशन पी है, कन्फिग्रेशन पी के लिए हो गया आई एल डी आई अपॉन डी टी, और कन्फिग्रेशन क्यू के लिए क्या हो जाएगा, ये एल है और ये है, तो एल बाई 2 डी आई बाई डी टी हो जाएगा। तो ये हो गया ई क्यू हो गया हमारे पास एल बाई 2 डी आई बाई डी टी। अब आप रेशियो लोगे, क्योंकि वो इसके बीच में पूछ रहा है सिर्फ, तो रेशियो लोगे तो 2 आ जाएगा, आंसर इज 2। इजी क्वेश्चन मार्क करेंगे इसे हम लोग। इस क्वेश्चन पे आते हैं, 3 डायोड दिए हुए हैं। इफ़ द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन आपको समझ में आता होगा बात, D1 D2 D3 और W1 W2 W3 रेस्पेक्टिवली। द करेक्ट ऑप्शन इज़, अब आप देखो D1 है, D2 है, D3 है, इसमें तो सीधा ही डिप्लीशन लेयर W के इक्वल ही हो गया, W2 के इक्वल हो गया, ठीक है, W2 मतलब सब इक्वल हैं, W के बराबर हो गया। अब यहाँ पे देखो डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगा, यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगा, लार्ज हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस में कनेक्ट करा हुआ है आपने, ये देखो प्लस, ये देखो रिवर्स बायस में कनेक्टेड है, तो W3 बढ़ जाएगा, W3 विल बी लार्जेस्ट, W3 विल लार्जेस्ट, और ये सबसे कम होगा, दिस इज़ द लीस्ट, क्योंकि इसे आप फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हो तो डिप्लीशन लेयर कम हो जाता है। तो W1 सबसे छोटा, W3 सबसे बड़ा, तो ये हो गया आंसर, ईजी मार्क करेंगे इसे हम लोग। नंबर 24 पे आते हैं। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं कनेक्टेड टू ए बैटरी, वी आर शोन द फिगर, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर P एंड Q, P एंड टोटल एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम आदि। P में एनर्जी कितनी होगी, P में एनर्जी V/2 मिल जाएगा इसे, तो P में आप देख लो हाफ C V/2 होल स्क्वायर, समझ में आई बात। V/2 कैसे हो, ये V है तो हाफ ऑफ डिवाइड हो गया, सो ये एनर्जी हो गई P में, और टोटल कितना हो जाएगा, दिस इज C/2 C/2 प्लस C, 3C/2 हो गया, तो एनर्जी U टोटल आ गई हाफ 3C/2 V²। तो अब आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, C भी कैंसिल हो जाएगा, V² भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा UP/UT की वैल्यू आएगी 1/4, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ गया 3/2, सो दैट विल बी 1/6, ये आ गया 2। तो इजी क्वेश्चन इसे वहाँ करेंगे हम लोग, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ, 25 पे आ जाओ। थिन डिस्क है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। द एंगुलर मोमेंटम इज LA एंड LB कंप्यूटेड अबाउट पॉइंट A एंड B। इसके अबाउट LA है, इसके अबाउट LB है,
इसकी डिस्टेंस 2 है, मतलब ये डिस्टेंस अगर मैं x ले लूँ तो ये डिस्टेंस 2x हो जाएगी, LA अपॉन LB। अब देखो L एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है RCM क्रॉस PCM प्लस ICM ओमेगा। इस पर मैंने वीडियो दी हुई थी, ICM ओमेगा। अब देखो सेंटर ऑफ मास तो चल नहीं रहा है, सेंटर ऑफ मास रुका है, VCM इज़ 0, तो ये पार्ट तो सीधा 0 हो गया, तो LA हो गया ICM ओमेगा। तो ICM रिमेन सेम, आप इसके अबाउट निकालो, इसके अबाउट निकालो, किसी के अबाउट निकालो, तो LA इज इक्वल टू LB हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं, आप कहीं से मोमेंट एंगुलर मोमेंटम लो। सो आंसर विल बी 1। इजी क्वेश्चन, आप इसे मार्क करोगे। एन आइडियल जनरेटर आउट विद ब्रेकडाउन वोल्टेज -3 है, -3 वोल्ट है, इज रिवर्स बायस विद नेगेटिव इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट। 5 वोल्ट के साथ आपने इनपुट लगा दिया, तो ये तो ब्रेकडाउन हो गया, 3 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट बी एंड ए, बी और ए के अक्रॉस बचा हुआ पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 5 माइनस 3 दैट इज़ 2 वोल्ट। सिंपल, 2 वोल्ट आ गया हमारे पास आंसर, वेरी इजी। 5 वोल्ट लगाया, 3 का ड्रॉप यहाँ पे हो गया, 2 यहाँ बचा, सिंपल इजी क्वेश्चन, मार्क करेंगे आप इसे। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। वाटर फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन मोशन थ्रू ए हॉरिजॉन्टल, ठीक है। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन P एंड Q, P पे प्रेशर ज़्यादा होगा और Q पे प्रेशर कम होगा। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज़ 40 सेंटीमीटर, यूनिट का ध्यान दीजिए, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, A1 B1 होता है, ठीक है। तो अगर मैं वेलोसिटी निकाल लूँ, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो बर्नौली इक्वेशन में जाओ, हाफ रो V1 स्क्वायर VPP इज इक्वल टू PQ प्लस हाफ रो VQ स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आप देखो, दिस माइनस दिस इज गिवन एज 5 इज इक्वल टू हाफ रो इज 1000 VQ स्क्वायर माइनस VP स्क्वायर, ठीक है। सो ये आ गया 10, दिस इज 10, 100 हो गया, 1/100 हो गया। इसको देखो, आप इसको लिखो, इसको क्या लिखेंगे, VQAQ डिवाइड बाय AP। सो VQ स्क्वायर बाहर निकाल लो, 1 माइनस AQ अपॉन AP का होल स्क्वायर, AQ अपॉन AP का होल स्क्वायर लोगे आप। सो दिस इज़ 20 अपॉन 40 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही शायद आपको। तो VQ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 इंटू दिस इज़ 1/2, 4 हो गया, 3/4, 4/3 हो जाएगा। तो 1/75 VQ की वैल्यू आ गई √1/75 मीटर पर सेकेंड। एक हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे वैल्यूज़ 15 आ रही है, 15 यहाँ पे आएगी तो 30 आएगा, 30 तो 3 विल बी देयर, 3 विल बी देयर। सो दिस विल बी 3 कैंसिल हो गया, तो 1/25, तो 25 यहाँ पे आएगा, 25, तो दिस इज़ 1/5 मीटर पर सेकेंड। सो अब वॉल्यूम फ्लूइड निकाल लो AV, तो वॉल्यूम Q पे वॉल्यूम है एरिया है 20 इंटू, ये इन्होंने पूछा हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, तो 20 इंटू इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो दिस इज़ 1/5 इंटू 100, सो दैट विल बी 20। सो 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। नहीं सॉरी, ये आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं टफ में मार्क करूँगा, ईजी नहीं है। मैंने टफ इसलिए मार्क करा क्योंकि इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगाना है। एक तो आपको बर्नौली इक्वेशन लगाना है, बर्नौली इक्वेशन से आप वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी से फिर A1 B1 निकालोगे, तब जाके आंसर आए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। मास है मूविंग अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, 0 से L तक मूव कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दिस दिया हुआ है, और L पे 0 हो जाती है वैल्यू, L पे 0 हो जाती है, इसका मतलब μ0 माइनस अल्फ़ा इंटू L इज इक्वल 0, तो अल्फ़ा की वैल्यू μ0 अपॉन L आ गई। पहली बात तो ये देखो कि यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि L पे वैल्यू 0 हो जाती है, तो अल्फ़ा हमने निकाल लिया। टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग द मोशन इज, तो आप देखो फोर्स वेरिएबल है, म्यू टाइम्स माइनस अल्फ़ा एक्स, ये इंटू mg, ये हो गया फ्रिक्शन इंटू dx ले लिया, तो mg कॉमन ले लो, μ0 x माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से L तक, तो μ0 mg L माइनस mg बाई 2, अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर दें μ0 अपॉन L स्क्वायर, तो ये हाफ बच गया, हाफ μ0 mg L, तो ये वैल्यू आ गई 1/2। अब देखो इसमें इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है, तो मैं इस क्वेश्चन को इजी नहीं कह सकता, नीट के बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन हो गया, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन द थ्री सर्फेसेस, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 दिया हुआ है, ठीक है। एंड द magnitude of the starting potential is V1, V2, V3 respectively. The relation between lambda and the threshold frequency are correctly measured, ठीक है। अब देखो होता क्या है, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर जो मैक्सिमम एनर्जी है दैट इज़ फोटोन की एनर्जी एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा 1, ये इन्होंने दी हुई है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा एन। तो अगर अब देखो लेमडा की वैल्यू ज़्यादा है यहाँ पे, लेमडा ज़्यादा होना मतलब एनर्जी कम हो गई, एनर्जी लो हो गई, एनर्जी कम हो गई, तो इस केस में तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, इस केस में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तो हमारा आंसर तो सीधा 3 और 4 में से एक आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू लेमडा 3 इज़ वेरी लार्ज कंपेयर टू लेमडा, इसका मतलब जो लाइट आ रही है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मतलब V3 की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी, तो हमारा आंसर 3 आ गया। तो इसमें इसको मैं ईजी क्वेश्चन मार्क करूँगा, ठीक है। आप यहाँ से देखो लेमडा को देखो, लेमडा अगर ज़्यादा है तो एनर्जी कम है, यहाँ पे देखो लेमडा की वैल्यू कम है मतलब एनर्जी ज़्यादा है इससे, तो आप कह सकते हो आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग सर्किट, ठीक है, हाइड्रोजन विद वेलोसिटी दिस मच, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज दिस मच, द वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 Q1 Q2, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻38 कर दें, स्क्वायर कर दिया, और डिस्टेंस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, 9 इंटू 10⁻31 एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर वी इज़ गिवन एज 25.6 इंटू 10⁵ एम 10 एम वी स्क्वायर बाई आर, आर एक कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 9 कैंसिल हो गया, दिस इज़ 10⁻⁻7 आ गया, ये है 10⁻10, सो दिस इज़ 17 आ गया, तो आर की वैल्यू आ रही है मेरे पास, दिस इज़ 17 10⁻17 और 10⁻8 हो गया, 1.6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 25.6 इंटू 10⁻⁻8, सो ये हो गया 2.56, इसको 10 कर दो तो 10⁻⁻9 आ रहा है, तो इसकी x की वैल्यू 1 हो गई। अब थोड़ा कैलकुलेशन करना है इसमें, लेकिन क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो तेज़ी से तो क्वेश्चन ए कार ट्रेवलिंग ऑन सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस दिस मच विच इज बैंक्ड एट एंगल थीटा, मतलब कार कुछ इस तरीके से चल रही है यहाँ पे, ठीक है। कार ट्रेवलिंग एट स्पीड, देन द वियर एंड टीयर ऑफ दिस टायर विल बी मिनिमम। वियर एंड टीयर क्यों होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है, वो कह रहा है कि भाई फ्रिक्शन मिनिमम हो जाए, टेकिंग द एक्सेशन टू ग्रेविटी इज दिस, इसका मतलब ये हुआ कि जो mg का कॉम्पोनेंट होगा mg साइन थीटा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv स्क्वायर बाई आर के कॉम्पोनेंट से बैलेंस हो जाए mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गया mg साइन थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, मतलब टैन थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरे पास v स्क्वायर बाई आर जी। अब v दिया इन्होंने 10, r की वैल्यू कुछ दी हुई थी इन्होंने, r की वैल्यू दी हुई है 50 मीटर, r इज़ 50 10, सो ये हो गया 1/5, तो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 1/5, तो आप इसे आई विल से देखिए ईजी क्वेश्चन, थोड़ा बच्चों को समझना पड़ेगा, तब इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। वो वाला आइडियल मोनोटोमिक गैस अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस द टोटल हीट सप्लाइड टू द गैस। अब वो टोटल हीट सप्लाइड पूछ रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव पूछ रहा है, हीट सप्लाइड, तो हीट इसमें सप्लाई होगी, इसमें सप्लाई होगी, तो अगर हम सोचें कि भाई डेल्टा डब्लू कितना होगा, डेल्टा डब्लू हो गया तो एरिया, डेल्टा डब्लू इज इक्वल टू एरिया, सो दिस इज़ 200 इंटू दिस डिस्टेंस इज 3, दैट इज़ 600, या तो ये आ गया हमारे पास, इससे ज़्यादा हीट सप्लाइड होगी। तो अब एक प्रॉब्लम ये है कि हीट सप्लाइड का मतलब ये शायद डेल्टा क्यू पूछ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है हीट सप्लाइड का मतलब ये डेल्टा क्यू पूछ रहे हैं, तो ये आंसर होगा, राइट। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को क्लेम किया जा सकता है क्योंकि हीट सप्लाइड पूछ रहा है, हीट सप्लाइड का मतलब डेल्टा क्यू पॉजिटिव ओनली, अगर आप डेल्टा क्यू पॉजिटिव ओनली पूछोगे तो मैं डी ए के लिए बात करूँगा, डी ए के लिए NCV डेल्टा टी,
और डी ए बी की बात करूँगा, ए बी की बात हो गई एन सी पी डेल्टा टी। केवल केवल इन दो पार्ट में हीट सप्लाई की गई है, टोटल हीट सप्लाइड नहीं है, ये टोटल हीट सप्लाइड। आई थिंक ये यही पूछना चाहते हैं, बट ये क्वेश्चन क्लेम करने लायक है। बट क्वेश्चन इजी है, अगर एन टी ए इस पर कुछ नहीं करता तो क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। फ्रिक्शनलेस सर्कुलर वायर ऑफ यूनिट रेडियस इज फिक्स्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, 2 पॉइंट्स, ठीक है। स्टार्ट मूविंग से ओमेगा दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ, पाई/2 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दोनों की स्पीड यूनिफॉर्म है, मीट अगेन एट दिस, यहाँ पे मिलते हैं दोनों, ठीक है। टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, टोटल लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई? किसी मोमेंट पे आप आओगे तो किसी मोमेंट पे ये हो जाएगा एम वी। तो ये एंगल अगर आप ये देखो, दिस एंगल इज़ थीटा, सो दिस एंगल विल बी थीटा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, दिस एंगल, तो ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया। तो इस डायरेक्शन में मोमेंटम तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वेक्टर सम 0 हो जाएगा। इस डायरेक्शन में एम वी साइन थीटा हो गया, ये भी हो गया एम वी साइन थीटा, राइट, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा कॉस थीटा हो गया, एम वी कॉस थीटा और एम वी कॉस थीटा। सो मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी 2 एम वी कॉस थीटा, राइट। तो 2 एम वी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का जो फंक्शन होगा, क्वेश्चन में वापस आते हैं हम लोग। तो दिस इज 2 एम वी कॉस थीटा। अब शुरू में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, शुरू में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हुई तो ये वैल्यू 0 हो गई, मोमेंटम विल बी 0, टोटल मोमेंटम 0 होगा, शुरुआत 0 से होगी। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि शुरुआत में एंगल 90 डिग्री है, शुरुआत में एंगल थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो कॉस 90 0 हो गया, तो ये आपका आंसर कॉस का फंक्शन में आ सकता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत इजी तो नहीं कह सकते, बट इजी है, मुश्किल नहीं कह सकते आप इसे। क्वेश्चन में 34 पे आ जाओ। लेंथ ऑफ फॉर्मुलेशन दिया हुआ है, इसकी फोकल लेंथ है +10, इसकी फोकल लेंथ है -10 और ऑब्जेक्ट रखा है 30 पे। तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/30 इज इक्वल टू 1/10 हो गया। इसको इस साइड ले आओ तो कितना हो गया 30 और 3 माइनस 1, तो v की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ गई। 15 सेंटीमीटर, यहाँ से 15 सेंटीमीटर पहली इमेज बन रही है, तो u की वैल्यू +12 हो गई, आप 3 सेंटीमीटर कम कर दो, तो 1/v माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/-10, तो ये आ गया +1/12 कर दिया आपने, तो ये हो गया 120 -12 +10, सो v की वैल्यू आ गई 120/-2, दैट इज -60 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेफ़्ट डायरेक्शन में 60, तो 60 सेंटीमीटर राइट टू द कॉनकेव, राइट गलत हो गया, लेफ़्ट डायरेक्शन बन गया, ये आपका आंसर हो गया। आंसर इज़ 4। थोड़ा टाइम कंज्यूम है बट इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 35 को देखो। 2 प्लैनेट्स P1 P2 विथ इक्वल मास R1 R2 रेस्पेक्टिवली। अब दिया भाई स्केप वेलोसिटी का रेशियो V2/V1 पूछ रहा है, तो V होता कितना है, √2gm/r होता है। तो मासेज इक्वल हैं, इक्वल मासेज ऐसा बता दो, तो V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2। इन्होंने पूछा हुआ है R2/,
V2/V1 पूछा हुआ है, तो V2/V1 की वैल्यू हो गई √R1/R2। तो R1/R2 की वैल्यू हो गई 2, तो √2, आपका आंसर 1 हो गया। अब देखो 45 मिनट्स हो चुके हैं, 45 मिनट्स हो चुके हैं, मैं केवल 35 पे पहुंचा, तो पेपर को आप लेंदी कहोगे, पेपर इज़ नॉट शॉर्ट, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ट्रेवल कर रही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज़ 9, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 9 दे दिया, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप म्यू नॉट को 1 ले लो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 3 लेके चलोगे, ठीक है। √εr म्यू आर होता है, तो म्यू आर इज़ नॉट गिवन, तो हम इसको 1 लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब ये दिया हुआ इक्वेशन, ठीक है, बोला विच वन इज इनकरेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, Vy इज इक्वल टू, अब Vy होगी, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये जा रहा है जेड डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन में जा रहा है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो E क्रॉस B इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब पहला तो सही हो गया, इनकरेक्ट लेकिन ढूंढना है, मैं ध्यान दो। डायरेक्शन प्रोपिगेशन ऑफ द वेव जेड डायरेक्शन में, ये भी सही हो गया। द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम इज, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3, तो 3 × 10⁸ डिवाइड बाई 3 करोगे तो ये आ गया 10⁸, सही हो गया ये। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इनसाइड द मीडियम इज 300, वेवलेंथ कितनी होगी भाई, हाँ वेवलेंथ देख लेते हैं। तो हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा इज़ 2π10⁶ हो गया, 2πf कर दिया हमने, तो f की वैल्यू आ गई ये, और c हमने निकाला था 10⁸, तो 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁶, तो 100 आ गया, तो दिस वन इज़ रॉन्ग, तो आंसर इज़ 4, रॉन्ग आंसर ढूंढना है मुझे। तो यार क्वेश्चन तो थोड़ा सा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, मैं इसे टफ में डालूंगा, इसमें गलती होने की संभावना पूरी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ। कंसीडर पार्टिकल मूव कर रहा है इस ऐसे, अल्फ़ा दिया है 1, अल्फ़ा दिया है 1, तो t² माइनस बीटा इज़ गिवन है 6t प्लस गामा इज़ गिवन है 5, ये इक्वेशन हो गया था। एवरेज स्पीड पूछा, ध्यान दीजिएगा। तो स्पीड के टाइम मुझे देखना पड़ता है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है कि नहीं है, तो अब इसकी वेलोसिटी निकाल लो, वेलोसिटी हो गया 2t - 6, ये जीरो कब होगी, ये जीरो हो रही है 3 सेकंड पे, यही देखो यहाँ पे इसने गेम खेल दिया, t = 3 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो रही है। अब देखो t = 0 पे कहाँ पे है ये, s = 5 पे है, और t = 3 पे कहाँ पे है ये, t = 3 पे है, s = 9 18 5, तो 14 - 18 दैट इज़ 4 हो गया, -4 हो गया, तो ये हो गया -4 पे, -4 पे आ गया, ये -4 पे आ गया, ये +5 पे था, तो यहाँ से यहाँ आ चुका है। और t = 6 पे कितना यहाँ पे है, t = 6 पे देखिए, s की वैल्यू 36 + 5, तो +5 पे वापस आ गया है, मतलब गया और वापस आ गया। आप ध्यान दो, 9 + 9 मतलब 18 का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 6 दैट इज़ 3 हो गया, तो दैट इज़ 3 हो गया। तो मैं इसे टफ क्वेश्चन कहूँगा, इजी क्वेश्चन नहीं है ये। देखिए इस क्वेश्चन में हमने पहले पोजीशन निकाली, पोजीशन से वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी के बाद मैंने देखा कि भाई t = 0 पे कहाँ पे, t = 0 पे 5 पे है, t = 3 पे कहाँ पे है, ये हमने निकाल लिया, -4 पे है, तो डिस्प्लेसमेंट उसकी हो गई 9। अब t = 6 पे कोई पार्टिकल कहाँ पे, t = 6 पे फिर से मैंने देखा तो पार्टिकल वापस आ गया है अपनी पोजीशन पे 5 पे, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी ट्रैवल की, 9 + 9 18 ट्रैवल करी, तो एवरेज स्पीड इज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्वेश्चन इज़ ए बिट डिफिकल्ट, यू कांट से इट इज़ ईजी, क्योंकि टाइम फैक्टर को भी ध्यान देना होगा आपको। जर्जर मैडन एक्सपेरिमेंट पे देखिए, ये ग्राफ दिया हुआ है, तो अब ये ग्राफ तो बहुत पॉपुलर सा ग्राफ है, ये होता है बेसिकली आप कहते हो n⁻ इज प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2 होता है, इस तरह का इक्वेशन होता है, आप देख लीजिएगा। तो दिस इज़ द इक्वेशन, राइट, इजी क्वेश्चन है ये, इसको इजी कहेंगे। थर्ड लाइन में आ जाओ। साउंड वेव द नंबर ऑफ नोट्स फॉर 5th हार्मोनिक ऑफ एन ओपन एंड पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप है, तो ओपन में 5th हार्मोनिक चल रहा है, 5th हार्मोनिक, एंड 9th हार्मोनिक ऑन द क्लोज्ड एंड दैट ऑफ द 9th हार्मोनिक ऑफ द सेम पाइप विद वन एंड क्लोज कर दिया। m/n का रेशियो पूछा, तो इसमें कितने होंगे, अगर फंडामेंटल है, फर्स्ट हार्मोनिक में 1 होता है, फर्स्ट हार्मोनिक में 1, सेकेंड हार्मोनिक में 2, तो 5th हार्मोनिक में 5 नोट्स बनेंगे,
ठीक है। अगर मैंने इसे क्लोज़ कर दिया तो ये हो गया फंडामेंटल, इसके बाद 1 बनेगा, 2 बन गए, थर्ड हार्मोनिक, तो नाइन्थ में बेसिकली 5 बनेंगे, तो 5/5 बेसिकली 1 आ गया, तो 1 आप कहोगे ईजी क्वेश्चन इसे आप कहेंगे। नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स काउंट करने हैं, ठीक है। Consider long solenoid of length L radius R if the n is the number of turns per unit length, mu naught is the permeability of the free space, the inductance of the solenoid is, inductance कितना हो गया, total flux n phi upon I, so n number of turns हैं, phi कितना होता है mu naught n by L whole square, mu naught n I B into A divided by I, right। इन्होंने क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, तो लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, ये नहीं है यहाँ पे, ये चीज़ नहीं है, सो कितना आ गया म्यू नॉट n स्क्वायर बाई L स्क्वायर कर दें, I इंटू L कर दिया हमने, इंटू पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज़ n स्क्वायर, तो म्यू नॉट n स्क्वायर I कैंसिल हो गया, L पाई आर स्क्वायर, सो हमारा इस आंसर बेसिकली ये आ गया, 48 का 3 आ गया हमारे पास। तो इसको मैं इजी क्वेश्चन कहूँगा, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में करे हुए हैं, ठीक है। करंट आई नॉट फ्लोज थ्रू मेटालिक रेडियस लूप और रेडियस आर एज शोन द फिगर, रेजिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ए बी सी हाफ, इसका रेजिस्टेंस R/2 है, इसका रेजिस्टेंस R है। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे क्वेश्चन में करे हैं, तो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो 1/2:1, दैट इज 1:2 का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, तो 2:1 का करंट फ्लो होगा, तो 2/3 इसमें करंट आ गई पहले में, और इसमें आ गई 1/3, तो दिस इज़, इसमें करंट हो गई 2/3 I0, इसमें करंट हो गई I0। सो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड जो आप निकालोगे, म्यू नॉट 2/3 I अपॉन 4πr इंटू थीटा, राइट, तो थीटा तो पाई है, तो पाई कैंसिल हो गया, माइनस म्यू नॉट I/3 डिवाइड बाय 4πr, थीटा कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू पाई। सो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 1/3 2/3 माइनस 1/3 1/3 हो गया, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 यहाँ पे है, तो 3 12 हो जाएगा, 12R, म्यू नॉट I अपॉन 12R, आंसर 3 हो गया। आप इसे इजी रेट करोगे। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ। टेम्परेचर ऑफ ए मेटेलिक स्फीयर रेडियस आर इंक्रीज स्मॉल अमाउंट डेल्टा टी, द लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है अल्फा, द अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन द वॉल्यूम इज V इज इक्वल टू V नॉट 1 प्लस गामा, गामा होता है 3 अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, तो V माइनस V नॉट की वैल्यू हो गई 3 गामा डेल्टा टी इंटू V नॉट इधर 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 कैंसिल हो गया, 4 बच गया, तो 4 इज़ दिस। इजी क्वेश्चन रेट करेंगे इसे हम लोग, तो ये आपका आंसर आ गया।